नमस्कार। विक्स क्लासेस के अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, रीडिंग स्किल्स की जो आपके जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से चलेगी, और आगे आने वाले 3 महीने में जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सी फेजेस के थ्रू निकलना है और कौन कौन सी फेज एग्ज़ाम के किस किस हिस्से पे फोकस करती हैं। तो रीडिंग स्किल्स में आप कैसे पढ़ेंगे इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप जब भी एक वीडियो देखेंगे उसमें रोज़ाना की जो क्लास होगी उसके नीचे 1 या 2 लाइन आपको लिखी होगी, उसे आप भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैं भी बता दूंगा। नीचे एक PDF दिया होगा, उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे साथ साथ उसको पढ़िए। फिर उस PDF में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके आधार पे एक बार उसको स्वयं से पढ़िए, फिर एक बार पुनः वीडियो को देखिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी क्लास का PDF आपके सामने आता है, जो भी रीडिंग का PDF आपके सामने आता है, आप उस PDF को डाउनलोड करके उसको पहले पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। फिर जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, फिर आप देखिए कि जो आप समझ रहे थे और जो वास्तव में आर्टिकल में लिखा गया है उसमें कितना फ़र्क है, और धीरे धीरे उस फ़र्क को आप मर्ज करते चले जाइए। तो आपका जो रीडिंग का जो फेज़ है उसमें जो आपको किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आपको इस सेशन में बताया जाने वाला है कि कौन कौन से 4 फेज़ हैं और उसमें आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो शुरुआत करते हैं। रीडिंग का महत्व क्या है? रीडिंग का महत्व है, आज का जो अच्छा रीडर है वो कल का अच्छा लीडर होता है। ये रीडिंग के बारे में कहावत है। दूसरा, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए जो आपकी जो एक्सरसाइज जो आपकी मदद करती है वही रीडिंग आपके दिमाग के साथ करती है। जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। जितनी आप रीडिंग करते हैं उतने ही आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। बहुत से लोग आपके साथियों को एडमायर करते हैं, XYZ के पास गजब का नॉलेज है। देखिए, नॉलेज किसी के पास नहीं होता, नॉलेज एक्वायर किया जाता है, गेन किया जाता है, नॉलेज को इम्बाइब किया जाता है। और नॉलेज को इम्बाइब करने का जो प्राइमरी सोर्स हमारे पास होता है वो होती है रीडिंग। और रीडिंग में भी नॉर्मली स्टोरीज़ वगैरह आप एंटरटेनमेंट के लिए रीड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी न्यूज़पेपर्स पढ़ना, अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ना, अच्छी वेबसाइट्स पे जाकर अच्छा कंटेंट देखना, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाता है। और मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इम्बाइब कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स में एक प्रोसेस काम करता है जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आप ऐसी चीज़ पे आधारित आर्टिकल पढ़ते हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, तो आपके लिए उसको रीड करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आगे आने वाले 3 महीने में मैं आपको रीडिंग की जो ट्रेनिंग देता हूँ उसमें आर्टिकल या रीडिंग का जो मटेरियल है वो किसी एक पार्ट से नहीं आएगा, वैरायटी ऑफ पार्ट से आएगा। पहले हो सकता है शुरुआत में फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, फिर इकोनॉमिक्स से, फिर बैंकिंग से, फिर जियोलॉजी से, जो फील्ड, जियो स्ट्रेटजी से, जैसे आजकल भू रणनीति का काफ़ी मसला चल रहा है, तो जो भी आर्टिकल, जो भी करंट में जो मसले चल रहे हैं उनसे संबंधित आर्टिकल आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे आपका फोकस रहे। देखिए, आजकल जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो पहले के कंपैरिजन में उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा है। SSC के एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं या बैंकिंग के एग्ज़ाम में मैं बात करूं, बैंकिंग क्लरिकल एग्ज़ाम्स की मैं अगर बात करूं, तो मैंने पहले के जो पुराने पेपर्स हैं उसमें नोटिस किया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर स्टोरीज़ वगैरह आती हैं, जबकि आज के समय में सीरियस आर्टिकल्स और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन पर आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में हम कि इस जो फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। जो आपकी जो अगली फेज़ है वो है आपकी 4 फेज़ ट्रेनिंग। 4 फेज़ ट्रेनिंग में पहली ट्रेनिंग है बेसिक हैबिट बिल्डिंग। इसमें आपको
हैबिट्स पे फोकस करना होता है। जनरली हमें रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या हिंदी के ही हम बहुत चीज़ें कम पढ़ते हैं, तो रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना होता है पहला पार्ट। दूसरी होती है फ्रेजल टेक्निक, जिसमें हम टेक्स्ट को ब्रेक करके उसको समझते हैं। तीसरी है सेंट्रल आइडिया टेक्निक, जो हमारी मेमोरी को इन्हांस करती है और हमें याद दिलाती है कि हमने कौन से पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। और चौथी है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, और क्वेश्चंस को आंसर करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले जो है बेसिक हैबिट। जब आप डेवलप करते हैं, तो जब भी आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करते हैं, तो आपके सामने जो रीडिंग का मटेरियल आता है वो हो सकता है बहुत आसान हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें मैं आपके सामने दो तरह के एग्जांपल्स ले रहा हूँ। आप मुझे अभी स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हैं, मैंने इसलिए इसको हटाया ताकि आप इसमें जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा पढ़ पाएँ। तो एक किसी स्टोरी का पार्ट है। लॉन्ग अगो there lived three friends in a jungle. There were a deer, a crow, and a mouse. They used to share their meals together. वो हम साथ में भोजन करते थे। One day a turtle came to them. एक दिन एक टर्टल उनके पास आया, कछुआ उनके पास आया, and said, I also want to join your company and become your friend. I'm all alone. मैं अकेला हूँ। You are most welcome, said the crow. Crow ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है, but what about your personal safety? आपकी पर्सनल सेफ्टी का क्या? There are many hunters around. कि यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स हैं, शिकारी घूम रहे हैं। They visit this jungle regularly. Suppose a hunter comes, how will you save yourself? कि मान लो कि एक हंटर आ जाता तो अपने आप को आप कैसे बचाओगे? That is the reason why I want to join your group, said the turtle. यही तो कारण है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये किसी स्टोरी का पार्ट है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी आसानी से समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपके सामने ऐसा टेक्स्ट आता है जो पढ़ने में बड़ा डिफ़िकल्ट हो या उसमें हाई साउंडिंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, इफ़ it hadn't been for a quirk of destiny, George Orwell would have been cast into oblivion. अब ये लाइन पढ़ते हैं तो क्वर्क ऑफ डेस्टिनी, कास्ट इनटू ऑब्लिवियन, इन एक्सप्रेशन से आपका वास्ता नहीं रहा होता। जबकि अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में लिखने वाला होता तो इसमें ये होता कि फॉर्चुनेटली जॉर्ज ऑरवेल कहीं खोए नहीं, and George Orwell survived a lot of things and lot of times difficult times. and तो एक ऑल्टरनेटिव जो लैंग्वेज है वो हमारे दिमाग में साथ साथ चलती होनी चाहिए कि ये किसी भी साधारण भाषा में कैसे बोला जा सकता है। तो हाई साउंडिंग वर्ड्स के साथ दिक्कत ही होती है, मैसेज बड़ा सिंपल होता है लेकिन उसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसके एक्सप्रेशंस को ज़्यादा निखारने के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स का प्रयोग कर लिया जाता है। His miraculous escape from a bullet that just about missed his carotid artery during his involvement on the front line in Spanish Civil War in May 1937 made it possible for generations to use his literary writings to substantiate their stand against totalitarianism. Totalitarianism होता है अधिनायकवाद। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने टोटलिटेरियनिज्म के साथ के खिलाफ कुछ लिखा, और आज भी अगर वो चले जाते हमारे सामने, अगर उनके जो बुलेट लगी थी वो अगर कैरोटिड आर्टरी के ऊपर लग जाती तो शायद वो ज़िंदा नहीं बचते। तो आज उनकी राइटिंग से जो अधिनायकवाद के खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो नहीं बोल पाते, ये सीधा सा कह रहा है। तो ये कह रहा है कि बाई चांस ऐसा हुआ है कि जॉर्ज ऑरवेल कहीं खोए नहीं, वो बच गए, बुलेट उनकी जो आर्टरी है उस पर हिट नहीं कर पाई, और उसकी वजह से आज उनकी जो लेखनी है, उनका जो लेखन है उसको हम अधिनायकवाद के खिलाफ यूज़ करते हैं। साधारण सी बात को इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में कहा गया है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपको शुरू में मैं सिंपल आर्टिकल्स देता हूँ,
ताकि आप में रीडिंग की अच्छी हैबिट्स डेवलप हों। फिर उन सिंपल आर्टिकल्स को धीरे 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 हम उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। ये आपकी पहली जो फेज़ होती है उसमें हम लोग करते हैं। दूसरा जो आपका फेज़ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग फ्रेजल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ये क्या होती है, हम एक सर्टेन पार्ट से, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, जब आप कोर्स आप शुरू कर देते हैं पढ़ना तो उसके बाद जो पहली फेज़ एंड होती है 2 या 3 हफ्ते में, उसके बाद हम इस फ्रेजल टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें हम ग्रामर का भी एनालिसिस करते हैं और कोलोकेशंस का एनालिसिस करते हैं। अभी कोलोकेशंस क्या होते हैं? कोलोकेशंस शब्दों के वो समूह होते हैं जो किसी भी एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वो साथ साथ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रो इनटू ऑब्लिवियन का प्रयोग नहीं हुआ पिछले में, कास्ट इनटू ऑब्लिवियन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच आ जाता है। यहाँ पे ये वर्ड जो है एडिक्टेड है, तो अगर हम देखें इसको एडिक्टेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो हम देखते हैं एडिक्ट के साथ जो है वर्ड प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द प्रयोग होगा उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ कोलोकेशन। तो कोलोकेशन को सीखने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो कोलोकेशंस वो चीज़ें होती हैं जो हमारी क्लोज टेस्ट में बड़ी हेल्प करती हैं। इसके साथ इसके थ्रू हम क्लोज टेस्ट पे फोकस करते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस पे फोकस करते हैं और कोलोकेशन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल फेज़ होता है, इसको आपको रिलीजियसली निभाना होता है। अब हम ये करते कैसे हैं, इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये जैसे हम जाते हैं यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट है, इसको हम सर्टेन पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। मैं एक लाइन को डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। तो इसको फिर हम देखते हैं। इन प्रीपोजिशन है, कॉलोनियल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल होता ही है, सबको मालूम है। राइटिंग नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हिस्ट्री अगेन नाउन है। यहाँ पे मच, यहाँ पे आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अचीवमेंट्स जो है आपकी इसमें आपका वो नाउन का प्रयोग हो रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन है, नॉन यूरोपियन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पीपल्स यहाँ पर नाउन है। वर्ब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। इरेज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, यानी मेन वर्ब का भी कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आप हर जो शब्द है उसका आप ग्रामर खोजते हैं। हर जो इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि मैं हर शब्द कि ग्रामर को डिफ़ाइन कर पाऊँ कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर आपके इसका अभ्यास करा जाता है 2 या 3 हफ्ते। तो 2 या 3 हफ्ते के अभ्यास के बाद आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट है। तीसरा जो आपका पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया टेक्निक। सेंट्रल आइडिया टेक्निक कुछ नहीं होता, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के आप उसका विचार, हो सकता है सेंट्रल आइडिया लिखा हो सकता है नहीं लिखा हो। किसी भी टेक्स्ट को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, सेंट्रल आइडिया एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। कई बार सेंट्रल आइडिया आपको ढूंढना भी होता है, कई बार दिया भी होता है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप ऐसे नहीं सीख सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग की फेज़ होती है, जो अभ्यास होता है, वो आपको करवाया जाता है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक होती है कि आप किसी भी पैराग्राफ को एक बार पढ़ के उसके मैसेज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो ये आपकी कहाँ हेल्प करता है? तो ये आपकी जब हेल्प करता है तो इस तरीके से करता है कि जब मान लीजिए आप एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या एक पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं जिसमें 4 या 5 पैराग्राफ दिए हैं, तो आपको पैराग्राफ वाइज ये डिफाइन करना होता है कि कौन सा इसका मैसेज है, कौन सा इसके सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है। उससे ये दिमाग में रहता है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रहता है यदि ये जो थॉट है ये वाला मैंने इस पार्ट में पढ़ा था, तो उससे आपको उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा अगला जो पार्ट है आपका वो सेंट्रल आइडिया टेक्निक का, उसमें हम इसको पढ़ते हैं। ये है दरखाइम ऑब्जर्व दैट द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ दैट कैरेक्टराइज्ड वेस्टर्न यूरोप एंड यंग यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ही रोट which functioned via a division of labor and organic solidarity emerged based on mutual reliance. Individuals and groups had no others in order to allow for a society to function. तो यहाँ पे कह रहा है कि सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए जो लोगों के समूह बनते थे वो डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे बनते थे। इन केसेस सच एज दीज रिलीजन स्टिल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल affiliated with
various religions, but other social institutions and structures would also work to produce the collective consciousness necessary for the more complex form of solidarity and rituals outside of religion would play important role in reaffirming it. तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती थी वो डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पे बनती थी, और उसके आधार पे रिलीजन और दूसरी एक्टिविटीज़ भी जो कॉमन एक्टिविटीज़ होती वो उसको उस आइडेंटिटी को शेप करने में हेल्प करती थी, तो उस आइडिया को रिअफर्म करने में हेल्प करती थी। कहने को बड़ा कॉम्प्लेक्स से नज़र आता है, सोशल साइंस का है, लेकिन मैसेज बड़ा सिंपल है। तो इसी से हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है समवेयर आपका क्या है, कहीं बीच में है, और बाकी इसके सारे के सारे सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, आपका सेंट्रल आइडिया एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। ये टेक्निक आपको हेल्प करती है उसके मैसेज को याद रखने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला जो आपका पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट, वो होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो क्वेश्चन होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, आपसे कई बार टाइटल, थीम, टोनैलिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉडरेट होते हैं, लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है सीधे हों, हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, बट लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे 3 स्टेटमेंट दे दिया आपको, फिर उसमें से पूछें ए सही है, बी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, इनको हम लेयर्ड क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन के ऊपर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये मॉडरेट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस वो होते हैं, सीधे हैं, ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स कई बार मॉडरेट भी हो सकते हैं, रिवर्स करके आपसे अगर स्टेटमेंट को पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 4 फेज़ की ये रीडिंग स्किल्स की ट्रेनिंग है। तो आपका जो रीडिंग स्किल्स की ट्रेनिंग है वो बड़ी ही क्रूशियल है, और आपको जो 4 फेज़ की जो रीडिंग ट्रेनिंग है उस पर जब आप फोकस करते हैं तो ये आपके हर पार्ट को, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं उसमें आपको पूरा इसको सीखने में मदद करती है। तो जब हम देखते हैं कि शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें रीड करने की आदत ही नहीं होती, फिर हम जो वर्ड्स के जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको समझने में हमें बड़ी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद जो है उसका मैसेज समझने में दिक्कत होती है, फिर चौथा जो फेज़ है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस को भी आंसर करना है। तो इस तरीके से रीडिंग स्किल्स की जो आपकी ट्रेनिंग है ये 4 फेज़ ट्रेनिंग है। तो ये आपका आज का सेशन था। जो प्रोसेस है वो आपका विक्स क्लासेस ने इसको पेटेंट करवा रखा है, क्योंकि ये प्रोसेस कहीं से कॉपीड नहीं है, ये धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन है उसके साथ इवॉल्व हुआ है। तो ध्यान रहें, इसकी नकल करना गैर कानूनी है, ये भी ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी मेहनत लगती है जब भी आप किसी प्रोसेस को डेवलप करते हैं और किसी प्रोसेस को आप उस पर अपने स्टूडेंट्स को मास्टरी कराते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स एंड रिसर्च। तो यहाँ पे लॉट ऑफ हार्ड वर्क के अलावा जो रिसर्च होती है वो भी इसमें लगती है। तो ध्यान रखिए, आपके टीचर का और आपका जो समय है वो मूल्यवान है। नमस्कार, धन्यवाद।